गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, लेक्चर नंबर 10 में और 11 में, उसमें आपको क्या बताया गया था? उसमें हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मतलब अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, किस तरीके से फाइंड आउट करना है। आज का जो लेक्चर है उसमें हम आपको बताएंगे कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, एक्सटेंडेड है, तो उसके रीजन से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे। तो आज का लेक्चर बोर्ड लेवल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर नीट और आईआईटी लेवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराएंगे, अच्छे अच्छे कंसेप्ट से बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आशीष चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स ओशियन इंग्लिश मीडियम पर। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा समझिए, जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने आपको क्या स्टडी कराया है? उसमें हमने आपको स्टडी कराया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। समझिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, बेटे पॉइंट चार्ज के बारे में बता देता क्या होता है। ऐसा चार्ज जिसकी शेप डिस्टेंस के कंपेयर में नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हो, उसको आप पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट आपके पास मान लीजिए क्या है बच्चा, एक मान लीजिए पॉइंट पी है। यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यार हो सकता है चार्ज नेगेटिव हो। ये दोनों चार्ज कैसे हैं? ये पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है और ये भी पॉइंट चार्ज है। तो इसके रीजन से स्मॉल आर डिस्टेंस पर मान लीजिए पॉइंट पी है और यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के रीजन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड तो सेम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, पर डायरेक्शन पर इफेक्ट पड़ता है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके रीजन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अवे फ्रॉम चार्ज, आउटवर्ड, और जो नेगेटिव होता है बेटे वो इनवर्ड होता है, टूवर्ड टू चार्ज। वैल्यू इसकी भी वही इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और बच्चा इसकी भी वही के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो वैलिड है, ये जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये वैलिड ओनली कैसा चार्ज बेटे? पॉइंट चार्ज। एक्सटेंडेड चार्ज के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। मतलब किसी बॉडी पर चार्ज फैला हुआ हो, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक बॉडी है, इस पर ये चार्ज फैला हुआ है, इस पर एक्सटेंडेड है। मान लीजिए ये आपके पास था तो ये एक्सटेंडेड हुआ, फैला हुआ चार्ज है। इसके लिए ये फॉर्मूला इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। तो आपको पहली बात तो ये रिमेंबर रखनी है कि इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, इट इज नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्ज। जो चार्ज किसी बॉडी पर फैला हुआ होगा उसके लिए यह फॉर्मूला वैलिड नहीं है। क्लियर? तो बेटा यहां पहले कंसेप्ट को समझते हैं। अब किसी बॉडी पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो टाइप से हो सकता है। या तो बॉडी पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। अभी जो हम लेक्चर में पढ़ाएंगे आपको, आज के लेक्चर में मोस्टली हम आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का एक या दो क्वेश्चन आएगा, वो हम कराएंगे आपको। अच्छे अच्छे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, वो सब कराए जाएंगे। पर मोस्टली जो आज का लेक्चर है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। तो पहले तो हम समझते हैं चार्ज का। नोट कर लिया बच्चों ये? चलिए, तो पहले तो हम ये समझते हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है। देखिए बच्चा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए बॉडी कितने टाइप से हो सकता है? टू टाइप से। नंबर फर्स्ट यूनिफॉर्मली, और नंबर सेकंड नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों एक बात आपको रिमेंबर रखनी है
कि दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, पर थोड़े थोड़े कंसेप्ट चेंज हो जाएंगे, थोड़े से कंसेप्ट चेंज हो जाएंगे। तो पहले तो हम यूनिफॉर्मली को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्मली के भी कराएंगे। क्लियर? तो पहले हम स्टडी कर रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अब बेटे जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 टाइप का हो सकता है। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके बारे में स्टडी अभी नहीं करेंगे, जब गॉस थ्योरम आएगी तो इसके बारे में स्टडी वहां पर करने वाले हैं। तो यूनिफॉर्मली जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 टाइप का है। नंबर फर्स्ट, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड होता है आपका एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, को आप सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, सरफेस कह दीजिए, या बच्चों एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नंबर थर्ड होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलने वाले हैं। तो पहले थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। हाँ, आज के लेक्चर में जो पढ़ेंगे हम वो केवल इसकी स्टडी करने वाले हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्टडी करेंगे वो गॉस थ्योरम में करेंगे, यहां इसकी स्टडी नहीं करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो मोस्टली किसके लिए है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड मेटेलिक रोड। किसके लिए है बच्चों? कोई रोड हो आपके पास, उस पर कोई चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पहले तो समझते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। कुछ नहीं यार, अगर चार्ज अलोंग्स टू लाइन डिस्ट्रीब्यूट है तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चार्ज अलोंग्स टू सरफेस डिस्ट्रीब्यूट है तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर चार्ज अलोंग्स टू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट है तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां पर जो आप टर्म यूज करते हैं वो करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो वहां पर जो टर्म यूज करते हैं वो करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां पर जो टर्म यूज करेंगे वो करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसके लिए क्या यूज करेंगे आप? चलिए आगे अगले पेज पे बता देते हैं, इसे नोट कीजिए फटाफट। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टर्म यूज करनी है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज या एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टर्म यूज करनी है सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टर्म यूज करनी है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये तीनों ही चीजें पढ़ने वाले हैं आप। यहां जो स्टडी करेंगे मोस्टली, मतलब मैक्सिमम नहीं सभी, यहां पर जो स्टडी करेंगे वो किसी करने वाले हैं आज के लेक्चर में? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करेंगे गॉस थ्योरम में। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, नोट कर लिया बच्चों? चलिए इरेज कर दें। वेरी गुड। अब सबसे पहला हेडिंग लगाइए आप, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटे हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं आपको, किसी भी चीज को स्किप नहीं करा जा रहा, छोड़ा नहीं जा रहा, हर चीज को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो पहला हेडिंग लगाते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जगह आप टर्म जो यूज करते हैं वो करते हैं डेंसिटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप इसे? लैम्डा से। मान लीजिए बच्चों आपके पास एक वायर है, मान लीजिए आपके पास एक वायर है, और इस वायर पर हमने क्या करा, एक चार्ज दिया पॉजिटिव Q, और वो इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जब चार्ज आप देंगे तो वो क्या होगा बेटे? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यूनिफॉर्मली मतलब हर पॉइंट पर सेम। मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है? L है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया आपने? Q किया। तो क्या कहते हैं ये? चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लैम्डा, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अगर चार्ज किसी भी पर यूनिट लेंथ पर जितना भी चार्ज होगा उसको आप क्या कहने वाले हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी।
लैम्डा इज इक्वल टू लेते हैं क्यू अपॉन एल, कैपिटल एल ले लीजिए क्योंकि कैपिटल एल है यहां पर। अब बच्चों अगर इसकी यूनिट आप निकालेंगे तो यूनिट क्या होने वाली है बेटा, क्यू की यूनिट कूलम और एल की मीटर। अगर डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन की बात करें तो बेटे क्यू की कितनी होती है 80 और एल की तो लेंथ की तो एल होती है, ऊपर पहुंचेगा बेटे कितना हो जाएगा पावर -1। अब मान लीजिए हमने क्या करा, इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये छोटा सा एलिमेंट लिया, क्या है ये एलिमेंट चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज भी कह सकते हैं आप इसे। मान लीजिए इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, डी क्यू है। क्लियर हुआ? तो अगर इसकी लेंथ डीएल है बेटे, समझो ये कैपिटल क्यू चार्ज पूरी लेंथ एल पे डिस्ट्रीब्यूट था तो क्यू अपॉन एल, ये एलिमेंट्री चार्ज स्मॉल लेंथ डीएल पे डिस्ट्रीब्यूट है तो लैम्डा को आप कह सकते हैं डी क्यू अपॉन डी एल भी कह सकते हो, नहीं कह सकते बच्चों, जल्दी बोलिए। याद क्या रखना है आपको, फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा ऑलवेज कांस्टेंट। बेटा याद रखेंगे आप एक बात को कि ये कांस्टेंट किसके लिए होने वाला है, केवल यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो लैम्डा कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि हर जगह जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हर पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी, यहां पर हर पॉइंट पर चार्ज की वैल्यू सेम है। तो आपको यह भी याद रखना है कि अगर आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तभी लैम्डा को कांस्टेंट ले सकते हैं, अदरवाइज लैम्डा को कांस्टेंट नहीं ले सकते। यहां इन दोनों लैम्डा को अगर मैं इक्वल रखूं तो आपको क्या पता चला बेटे, डी क्यू अपॉन डी एल, ये लैम्डा की वैल्यू क्यू अपॉन एल और ये लैम्डा की वैल्यू डी क्यू अपॉन डी एल, तो दोनों को इक्वल रख सकता हूं। तो डी क्यू को आप यूज कर सकते हैं क्यू अपॉन एल इंटू डी एल। कब? क्लियर? नोट कीजिए। अब अगला बताते हैं हम आपको, कौन सा है बेटे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। नोट कीजिए फटाफट। हो गया बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब टर्म क्या यूज होगी इसके लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या यूज होने वाली है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा, स्मॉल सिग्मा से। अब मान लीजिए आपके पास एक सीट है, क्लियर? आपने क्या करा, ये जो सीट है इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, क्यों? देखिए चार्ज आप निगेटिव भी दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, पर नॉर्मली मोस्टली हम जितने भी सोल्व करेंगे वो सब पॉजिटिव चार्ज से लेकर करेंगे, मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर चार्ज का नेचर चेंज करेंगे तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। चलिए बच्चों, तो यहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, वो इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मान लीजिए कोई सीट है आपके पास ये, और मान लो इस कंप्लीट की एरिया कितनी है ए, तो ये कहते हैं कि चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिंबल इसका बेटे सिग्मा, और सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। इतना क्लियर हुआ? मान लीजिए यहां पर हमने एक एलिमेंट्री चार्ज ले लिया, ये कैसा चार्ज ले लिया, ये एलिमेंट्री, और मान लो इस पे चार्ज कितना है डी क्यू, बेटे कुछ ना कुछ इसकी एरिया होगी, मान लो कितनी है एरिया डी ए। तो ये वाला तो बेटे पॉइंट चार्ज, छोटा सा चार्ज है, बहुत छोटा सा, ठीक? तो इसको आप पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, पर इस कंप्लीट को पॉइंट चार्ज कंसीडर नहीं कर सकते। तो फॉर पॉइंट चार्ज कितना हो बेटे, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए। क्लियर? वही कंडीशन लिखेंगे, सिग्मा इज कांस्टेंट
फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए ये लैम्डा की वैल्यू क्यू अपॉन ए और ये सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए और ये सिग्मा की वैल्यू डी क्यू अपॉन डी ए। तो नाउ क्या लिख सकते हैं कि डी क्यू अपॉन डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो डी क्यू की वैल्यू अगर लगाए तो क्या है बच्चा, क्यू अपॉन ए इंटू डी ए। डाउट क्लियर है? ऐसे ही एक नेक्स्ट आपके पास टर्म आती है जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहां होगा, वॉल्यूम पे होगा। तो यह आती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या टर्म आती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। मान लीजिए आपके पास कोई स्फेयर है, ये आपके पास मान लो बच्चों कोई स्फेयर है, और इस स्फेयर पे आपने प्लस क्यू चार्ज को दिया और वो प्लस क्यू चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कैसे, प्लस 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 प्लस। बच्चों समझ में आई बात? ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली। तो मान लीजिए इसका वॉल्यूम कितना है बच्चा, बी है, चार्ज कितना है, क्यू है। तो क्या कहते हैं, चार्ज ऑन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सिंबल कितना है इसका, रो। तो बच्चा रो की वैल्यू निकालेंगे अब बच्चा, तो क्या आएगी, क्यू अपॉन वी। अब क्या करें, इसमें भी छोटा सा एक एलिमेंट ले लो। इसका मतलब क्या है, चार्ज एलिमेंट लिया था आपने, या एलिमेंट्री चार्ज कह दीजिए। तो इसमें से हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये ले लिया, और मान लो इसका चार्ज कितना है, डी क्यू। इसको आप पॉइंट चार्ज कह सकते हैं क्योंकि छोटा सा पार्ट लिया, नन्ना सा बिल्कुल, चूहे के माफिक। और इसके वॉल्यूम को आप कह सकते हैं डीवी, क्योंकि पूरे का वॉल्यूम कैपिटल वी और स्मॉल वॉल्यूम में तो डीवी। तो फॉर पॉइंट चार्ज या एलिमेंट चार्ज कितना है बच्चों, डी क्यू। तो क्या लेंगे आप, रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीवी। इतनी बात समझ में आई आपको? वही कंसेप्ट यहां लगने वाला है कि रो इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी बात आप बेटे यहां देखिए, तो वही कंडीशन यहां देखिए, रो यहां पर क्यू अपॉन वी और ये रो डी क्यू अपॉन डीवी। तो नाउ क्या ले सकते हैं कि डी क्यू अपॉन डीवी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अगर डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू अपॉन वी इंटू डीवी। क्लियर हुआ? जो कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं आज के लेक्चर में, मैक्सिमम आपको करनी है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। इन दोनों की स्टडी भी यहां नहीं करेंगे आप। यहां आज का जो लेक्चर है वो मोस्टली है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए मेटलिक रोड। कि आपके पास कोई मेटलिक रोड हो, उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उसके रीजन से किस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है किसी पॉइंट पर। अगर हम इसकी यूनिट निकाल दें बच्चों, यहां अगर इसकी यूनिट निकाल लें, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, क्यू की बेटे कुलाम और इसकी मीटर स्क्वायर। ऐसे का डायमेंशन निकालना चाहे तो क्यू की डायमेंशन होती है 80। यस, ए क्या है बेटा, एरिया, और एरिया की होती है एल स्क्वायर। अप जाएगा तो एल की पावर -2। ऐसे यहां इसकी निकालेंगे तो बेटे ये होगा कुलाम वॉल्यूम की, ये होगा कुलाम, सी का कुलाम और बी का बेटे मीटर क्यूब। भाई रो की वैल्यू क्यू अपॉन वी की वैल्यू के इक्वल है, तो इसकी यूनिट के इक्वल होगी, क्यू की कुलाम और वी की मीटर क्यूब या क्यूब मीटर। और डायमेंशन निकालो तो क्यू की बच्चों 80 और बी की होती है एल की पावर 3, अप जाएगा तो एल की पावर -3। इतना कंसेप्ट समझ में आया? तो इन दोनों की स्टडी आप यहां नहीं करेंगे, इनकी स्टडी करेंगे आप गॉस थ्योरम में। इसी चैप्टर में एक टॉपिक मिलने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद गॉस थ्योरम ही आने वाला है। नोट कीजिए फटाफट। क्लियर है? जल्दी नोट कीजिए बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, इरेज कर दें इसे।
वेरी गुड। अब देखिए करना क्या है हमें। मान लीजिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो केवल पॉइंट चार्ज के रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का है, एक्सटेंडेड चार्ज के रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का नहीं है। तो बेटे समझिए थोड़ा सा, एक नोट पॉइंट लगा लीजिएगा। करना क्या है, मान लीजिए आपके पास एक ये कोई सरफेस है, सरफेस ले, चलो सरफेस ले लो, और इस पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ यार, सब चीजें यूनिफॉर्मली चलिए, बार बार नहीं कहेंगे हम। कैसा चार्ज हुआ ये, क्यू। और मान लीजिए सरफेस है तो इसके पास एरिया होगी अपनी। तो अब मुझे क्या करना है, इस पूरी सीट के रीजन से ये पॉइंट कोई पी है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यार मेरे पास जो फॉर्मूला है, हमें जो पता है वो पॉइंट चार्ज के रीजन से है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है और वो यहां पर रखा है, पॉइंट पी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिस्टेंस है बच्चा, आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, नेगेटिव है तो इनवर्ड। कितना है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वैलिड ओनली किसके लिए, पॉइंट चार्ज। मतलब ये जो फॉर्मूला वर्क करेगा पॉइंट चार्ज के लिए करेगा। तो ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये एक्सटेंडेड चार्ज है, बिखरा हुआ चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, इसके एक छोटे से एलिमेंट को ले लेंगे। एक छोटा सा एलिमेंट मैंने मान लो बच्चा ये ले लिया, और मान लिया इसका चार्ज कितना है, डी क्यू। क्या है ये, एलिमेंट है, एलिमेंट चार्ज है। तो बेटे एलिमेंट चार्ज को आप पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। इस एलिमेंट चार्ज को आप पॉइंट चार्ज ले सकते हो। तो अब करना क्या है भैया, अब ये आपके पास इसे पॉइंट चार्ज हम कंसीडर कर सकते हैं। और मान लीजिए इसकी एरिया कितनी है, डी है। भाई जब छोटा कंप्लीट सरफेस थी तो एरिया कैपिटल है, अब छोटा सा पार्ट है चूहे जैसा, तो इसकी एरिया कितनी ले ली, चूहे जैसी, कितनी, डी है, मतलब चूहे जैसी यार, परेशान ना हो आप। और मान लीजिए डिस्टेंस कितनी है इसकी, आर। तो बेटे जो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है वो इसके रीजन से तो लग सकता है, जल्दी बोलिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई हमें पॉइंट चार्ज के रीजन का फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज के रीजन से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो पता है, एक्सटेंडेड चार्ज का नहीं पता। तो क्या करा, इस कंप्लीट एक्सटेंडेड चार्ज को, फैले हुए चार्ज को, बिखरे हुए चार्ज को छोटे छोटे एलिमेंट में हमने क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया, तोड़ लिया। मान लीजिए उसमें से एक एलिमेंट डी क्यू है और डी क्यू एलिमेंट चार्ज है, तो इसको हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। तो इस पॉइंट चार्ज के रीजन से ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा। क्लियर हुआ। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट चार्ज डी क्यू एट पॉइंट पी, ई इज इक्वल टू क्या था बच्चों, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यार इसे चलो स्मॉल क्यू ही मान लो, बार बार कंफ्यूजन हो रही कि यहाँ स्मॉल डी क्यू लिया, यहाँ कैपिटल ले लिया। अभी कैपिटल ले रखा था ना, दोनों जगह स्मॉल मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हुआ बेटे, स्मॉल डी क्यू हुआ। अब यार जब ये एलिमेंट्री है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो एलिमेंट्री होगा। क्लियर है। तो अब एलिमेंट्री के रीजन से निकाल लिया। अब क्या करेंगे, एक पार्ट को फिर पॉइंट चार्ज मान लेंगे छोटे से को, फिर इसका डी क्यू, क्लियर, फिर इसके रीजन से निकालेंगे, फिर इतना ही लेंगे। फिर बेटे एक पार्ट और लेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो हर जगह के डी क्यू को हम क्या करने वाले हैं, इक्वल लेके चलने वाले हैं। अनइक्वल ना भी लो तो सबको बाद में जोड़ देंगे। भाई मान लीजिए ये DQ1 होता, ये DQ2 होता, यहाँ DQ3 होता, ये वाला पार्ट DQ3 होता, ये वाला पार्ट DQ4 होता, तो सबके रीजन से अलग अलग निकाल लेते और सबको निकाल के फिर जोड़ देते, थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा हो जाएगा। हमने क्या करा, आपको पता है कि जब वैल्यू को इंक्रीज करना होता है तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, मतलब जोड़ने का मतलब क्या है, इंटीग्रेट करना। तो हमने इसके रीजन से निकाल लिया। अब इसके रीजन से निकाल के बेटे करना क्या है, इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन कर दिया। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल सीट लूप एट पॉइंट P, तो इंटीग्रेशन ऑफ DE, नीचे आएगी लोअर लिमिट और ऊपर आएगी अपर लिमिट। वो हर क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, वो वहां लेके चलेंगे। इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया। तो अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको करना क्या है, उस एक्सटेंडेड चार्ज को छोटे छोटे एलिमेंट्री चार्ज में
ब्रेक कर लेना है। और एलिमेंट्री चार्ज को आप क्या कर सकते हो बच्चों, एलिमेंट्री चार्ज को आप पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हो। उस पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लग जाएगा पॉइंट चार्ज वाला। फिर उसको क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना है विद इन किसके हुए बेटे, लिमिट के, विद इन प्रॉपर लिमिट। जो इंटीग्रेशन करना है वो प्रॉपर लिमिट में करना है, नीचे आनी है लोअर लिमिट और ऊपर आनी है अपर लिमिट। क्लियर है, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों ये, चलिए। गर्मी बहुत है यार, मिटा दे बेटे। चलिए, अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, एक मिनट को बच्चों यार, कोई नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज रोड। और यहां पर 3 केस पॉसिबल होंगे, देखिए समझिए क्या है। अब हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज रोड। यहां पर 3 केस पॉसिबल है। पहला केस मैं आपको बताने जा रहा हूं, केस नंबर फर्स्ट। कैसी रोड है, हॉरिजॉन्टल रोड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड। जो हॉरिजॉन्टल रोड का एक्सेस है उस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इतना कंसेप्ट क्लियर हो, क्लियर है। या आप कह सकते हैं फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ रोड। किस पे निकालना है आपको, एक्सियल पॉइंट पर। मतलब इसको आप हॉरिजॉन्टल रोड भी कह सकते हो। समझिए, मान लीजिए आपके पास एक रोड है बच्चों, ये रही, और मान लीजिए कोई चार्ज आपने लिया प्लस क्यू और इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये चार्ज प्लस क्यू इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सब केस किसके लिए है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है, एल है। मुझे करना क्या है कि इसके इस एंड से स्मॉल ए डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, और यहां पर मुझे क्या निकालना है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। समझिए, तो यार हमारे पास जो फॉर्मूला है वो केवल पॉइंट चार्ज का है। तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, एक्सटेंडेड हो, फैला हुआ हो, बिखरा हुआ हो किसी भी सरफेस पर, तो करना क्या है, उसके एक छोटे से एलिमेंट को हम ब्रेक कर लेते, मतलब उसे छोटे छोटे एलिमेंट में ब्रेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए इसका एक एलिमेंट ये रहा, और इसकी लेंथ को मान लीजिए कितना है ये, dl। इसके चार्ज को मान लीजिए कितना है, dq। कैसा है ये, एलिमेंट चार्ज। बेटे छोटे से पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसे ब्रेक कर दिया। एलिमेंट चार्ज बहुत छोटा है, तो इस एलिमेंट चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। और अगर बच्चा ये पॉइंट चार्ज है, अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इसके लिए पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। तो पॉइंट चार्ज के जितने भी फॉर्मूले हैं सबको फॉलो करने वाला है। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब कंसीडर करो बेटे, मान लीजिए इस डिस्टेंस को यार डी एल ना मान के डी एक्स मान लो, और मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। क्योंकि जब आप फॉर्मूला निकालते हैं, ये मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, और यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर आपको पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आउटवर्ड होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। क्या फॉर्मूला है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूले का मतलब क्या है, फॉर्मूले का मतलब है E इज इक्वल टू के, तो कांस्टेंट है। एयर या वैक्यूम, या एयर वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए के की वैल्यू अलग होती है, बताया था आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर आपके पास एयर वैक्यूम और फ्री स्पेस के अदर कोई मीडियम होगा तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगी, एप्सिलॉन एम होगी। और एप्सिलॉन एम क्या था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और एप्सिलॉन एम की वैल्यू आई थी एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर।
इतना समझ में आया आपको? ये सब पिछले लेक्चर में आ चुके हैं। चलिए, तो अब क्या बेटे, यहां आपको पॉइंट चार्ज के रीजन से ये कैसा चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, तो यार ये भी तो पॉइंट चार्ज है, ये भी तो पॉइंट चार्ज है जो आपको दिख रहा है, डार्क मैंने कर दिया। तो इसके रीजन से ये फॉर्मूला, मतलब इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है ना बच्चों। चलिए, तो अब हुआ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट चार्ज dq एट पॉइंट p, बेटे पॉजिटिव है, आउटवर्ड होगा, छोटा होगा मगर यार, क्योंकि एलिमेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो एलिमेंट क्रिएट होगा। यस नो? क्या फॉर्मूला, के चार्ज अपॉन चार्ज कितना है, dq अपॉन चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस का स्क्वायर, चार्ज अपॉन चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस का स्क्वायर, जब भी तो आर स्क्वायर आया। अब यहां क्या है, चार्ज dq अपॉन चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है, x। यस नो? क्लियर हुआ? तो क्या लेंगे, dE इज इक्वल टू के dq अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको पता है कि नाउ यूजिंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल भी हो सकता है और डी क्यू अपॉन डी एल भी हो सकता है। यार मुझे तो डी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो कौन से को यूज करूंगा, इस वाले रिलेशन को यूज करूंगा, क्यू अपॉन एल को छोड़ दूंगा। आप इसका भी यूज कर सकते हैं, पर मुझे क्या निकालना है, मुझे डी क्यू निकालना है। तो अगर मैं डी क्यू की वैल्यू क्या लेंगे इसे हम, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, सॉरी बेटे डी एल नहीं है, डी एक्स है, क्योंकि लेंथ हमने कितनी मानी इसकी, डी एक्स। देख लीजिए लेंथ बेटे, डी क्यू एलिमेंट की लेंथ कितनी मानी है, कंसिडर की है, डी एक्स की है, नहीं की है। तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स, पुट इन, इसे मिटा दो बेटे और इसे थोड़ा सा इधर करके लिख दो, डी ई इज इक्वल टू के क्यू डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। वैल्यू ऑफ डी क्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, डी क्यू की वैल्यू रखिए, तो डी कितना आया बच्चों, देखो के, डी क्यू की वैल्यू रखेंगे लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। आर की जगह बेटे क्या है, यहां आर, डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की एक्स, तो डिस्टेंस क्या आने वाली है, एक्स स्क्वायर। देखिए यहां एक्स लिखा है, वहां पे आर मानी थी तो आर ले लिया था, यहां कंसीडर कितनी की है डिस्टेंस, एक्स, तो क्या आएगा बच्चों, एक्स। आ जाइए, यह आया लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ क्या करना है, देखो एलिमेंट्री चार्ज के रीजन से तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, अब मुझे इस पूरी रोड के रीजन से निकालना है। तो क्या करो बेटे, एक एलिमेंट ये ब्रेक किया, इससे आगे एलिमेंट ले लो, फिर इससे आगे ले लो, फिर इससे आगे ले लो, इधर वाला पोर्शन कवर हो गया, फिर इधर वाले पोर्शन को ले लो। तो जब ऐसे करना हो फिर सबको जोड़ देंगे, तो जब जोड़ने वाली कंडीशन आएगी तो क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं डायरेक्ट, किसके अंदर, प्रॉपर लिमिट के अंदर। तो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू होल रोड, या ऐसे कह लीजिए कंप्लीट रोड, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन D, लिमिट लेंगे प्रॉपर। देखिए इस पूरी रोड के चार्ज को कवर करना है, जब इस पॉइंट से चलेंगे तो रोड यहां से स्टार्ट हुई, कितनी डिस्टेंस है इसकी, ए, भाई पॉइंट पी पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो पॉइंट पी से कितनी डिस्टेंस पर पहला एंड है, ए पर। अब यहां आएंगे तो बेटे ए ये हो गया, और इधर वाला कितना हो गया, एल प्लस ए, तो ये यहां से स्टार्ट हुआ, भाई इस पूरी रोड को कवर करना है, तो इस वाले एंड से स्टार्ट करोगे, इस वाले एंड तक आओगे, तो कहां, ए से कहां आए, एल प्लस ए आ गए। भाई पॉइंट पी पे निकाल रहे हो, तो पॉइंट पी से इस एंड पर जाने के लिए ए चलेंगे,
फिर इस एंड पर आने के लिए एल प्लस ए चलेंगे, तो कंप्लीट कितना हो गया, लिमिट कितनी हो गई, ए से एल प्लस ए। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो नीचे आएगा ए लोअर लिमिट स्टार्टिंग वाली और एल प्लस ए। वैल्यू रखिए ए से एल प्लस ए, भैया वैल्यू कितनी है, के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यार जो कांस्टेंट होते हैं, इंटीग्रेशन जो होता है वेरिएबल का होता है, जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल जो कांस्टेंट होंगे उनका इंटीग्रेशन नहीं होता। के तो कांस्टेंट पहले से ही होता है, लैम्डा भी कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बेटे दोनों को बाहर ले लूं, क्या आया, के लैम्डा और ये आ गया ए एल प्लस ए। इतना समझ में आया? यार ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर -2 dx ले लूं, इधर नोट कर लिया आपने? चलिए नोट कीजिए, फिर बताते हैं आगे। चलिए बच्चों, तो बच्चों यहां तक क्लियर हुआ? इसे इरेज करते हैं हम। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। और ये आए हुए भी क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस वो क्या करते हैं, वैल्यू दे देते हैं। और बेटे वैल्यू देके क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, तो इसलिए आप केवल कंसेप्ट को क्लियर करें। अब ये इंटीग्रेशन होने वाला है यार। इंटीग्रेशन के लिए मैं आपको थोड़ा समझा दूं, वैसे आपको पता भी होगा, नहीं भी पता हो तो मैं आपको इंटीग्रेशन की जो यूज होता, जो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट फॉर्मूला जहां यूज होगा मैं आपको वही बता दूंगा। देखिए ये साइन इंटीग्रेशन का साफ साफ जैसे स्लैग होता है, और x की पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है, पावर में एक ऐड कर दिया अपॉन पावर, कुछ याद नहीं रखना, ये याद रखो केवल। इसी कंसेप्ट को यहां लगाओ, इसी कंसेप्ट को आप यहां लगाइएगा। क्या करने वाले हैं आप, लैम्डा पावर में एक ऐड कर दिया अपॉन पावर, लिमिट 0 से एल प्लस ए। अब यहां के बाद क्या करना है बच्चा, जिस क्वांटिटी के विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करते किसके विद रेस्पेक्ट है, जो वेरिएबल होती है। यहां कौन है बच्चा, एक्स, यहां कौन है, एक्स। क्लियर है? तो एक्स के विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन आपने किया, तो करना क्या है, पहले जिसको, मतलब कंसेप्ट समझिए, जिस क्वांटिटी के विद रेस्पेक्ट आपने इंटीग्रेशन किया है, पहले उस क्वांटिटी के डिस्प्लेस करके, उस क्वांटिटी को डिस्प्लेस करके अपर लिमिट, मतलब उस क्वांटिटी के जगह अपर लिमिट रख दीजिए। साइन बीच में हमेशा माइनस का आने वाला है, और फिर लोअर लिमिट रखिए उसकी जगह। तो इसे थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा बेटे के लैम्डा। समझिए ये क्या होगा, -2 में से +1 गया तो -1 बचेगा, बाहर ले आए, ई बेटे माइनस के लैम्डा, यार -2 में से +1 जाएगा, -1 को बाहर ले आए। अब देखो x की पावर -2 + 1, x की पावर -1, मतलब इसे 1 अपॉन x लिख सकते हैं, a से लैम्डा प्लस a। अब जिस क्वांटिटी के विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन किया है, उसकी जगह अपर लिमिट किसके विद रेस्पेक्ट किया है, x के, क्योंकि जिसके पास d है उसी के विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन है। किसके पास है बच्चों, x के, तो x की जगह अपर लिमिट 1 अपॉन एल प्लस ए, साइन बीच में माइनस का, और उसकी जगह लोअर लिमिट, मतलब पहले x की जगह अपर लिमिट रखी, एल प्लस ए थी, फिर साइन बीच में माइनस का, और फिर कौन सी लिमिट रख दी बेटा, लोअर लिमिट। तो इज इक्वल टू माइनस को अंदर भेज दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा हो तो यहां भी छोड़ देंगे तो भी चल जाएगा, एल प्लस ए। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज मेटलिक रॉड। नोट कीजिए फटाफट, इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये वाले कंडीशन करा दी हमने यूनिफॉर्मली, किसके लिए बेटे, एक्सियल पॉइंट पर, किसके, यूनिफॉर्मली चार्ज रोड के। अब हम कराएंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इक्वेटोरियल मतलब बाइसेक्टर जो पॉइंट होता है, इरेज कर दें इसको। चलिए हो गया होगा। चलो बच्चों बेटे कंसेप्ट को, हाँ नोट्स जरूर बनाते चले, क्योंकि आपके नोट्स आपके लिए सबसे बेटर होने वाले हैं। क्योंकि आपको बेटे अपना लिखा हो तो जल्दी समझ में आएगा ना, किसी दूसरे का लिखा हो इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। ठीक, चलिए अब क्या करने वाले, केस नंबर सेकंड। केस सेकंड में क्या करने वाले हैं आप, वर्टिकल रोड कह दीजिए इसे, या वर्टिकल रोड नहीं कहें आप इसे, ऐसे करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन
इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज रोड। आपके कहां निकालना है? इक्वेटोरियल पॉइंट पर। समझिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास ये एक मेटलिक रोड है, चार्ज कितना है बच्चों इस पे मान लीजिए स्मॉल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनिफॉर्मली। चलो इतनी आगे नहीं ले जा रहे यार, वैसे यही देख लो साहब। ये रहा, इस रोड की लेंथ कितनी मान लीजिए? एल है। कितनी लेंथ है बच्चों? एल। इक्वेटोरियल का मतलब है बाइसेक्टर पॉइंट लीजिए अलोंग्स टू बाई एक्सिस। मान लो कितनी डिस्टेंस पे है ये? आर पे। अब करना क्या है, मुझे इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या करना है? पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यार यहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्मली है, मतलब चार्ज बिखरा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं बेटे, पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले को अप्लाई करना है तो पहले आपको कोई पॉइंट चार्ज बनाना पड़ेगा। और पॉइंट चार्ज बनाने की सबसे अच्छी टेक्निक क्या थी कि इसे एक एलिमेंट पार्ट ले लो। यार बहुत छोटा होता है, समझाने के लिए बड़ा बनाया गया आपको। ये कितना मान लो? ये डी क्यू, और इसकी लेंथ कितनी मान लो? डी एक्स। क्लियर हुआ? अब इससे यहां से इसकी डिस्टेंस मान लो कितनी है बच्चों? एक्स। ये इसका मिड पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो। समझ में आया आपको? अब बच्चों समझो, ये मिड पॉइंट है तो एल अपॉन टू इधर और एल अपॉन टू इधर, कंप्लीट एल हो जाएगी। मुझे निकालना इससे इसके रीजन से इस पॉइंट पर। बेटे कैसा चार्ज है ये? पॉजिटिव। यार पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड होता है। यस नो? क्लियर है? अब इस डी को अगर मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा है तो इस डी को आप दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हो। ये एंगल थीटा तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, ये भी थीटा। जिस साइड से आपको पता होगा 11th क्लास में आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि अगर दो आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, बीच में आपके पास वेलोसिटी यू है, वेक्टर में पढ़ा होगा आपने। और आपको ध्यान होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आपने पढ़ा होगा। एक मिनट जाइए बच्चों, कोई नहीं, आपने पढ़ा होगा किसके लिए बेटे? प्रोजेक्टाइल मोशन में भी तो यू को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करते थे। अगर मान लीजिए एंगल इस साइड से बनना है तो जिस साइड से एंगल बना उसको लेते थे कॉस में, और जिससे नहीं बना उसे लेते थे हम साइन में। क्लियर हुआ? यस नो? तो समझो इस डी को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करो, जिस साइड से एंगल बना उसको लो कॉस में, और जिससे नहीं बना उसको लो साइन में। कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? अब जितनी डिस्टेंस पे ये है, एक एलिमेंट्री चार्ज आप इधर ले लो जरा थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। क्लियर? इसकी चार्ज भी डी क्यू और बेटे लेंथ भी डी क्यू डी एल। डिस्टेंस बाद में देखेंगे। इस पॉइंट को पी को यहां मान लिया, इधर लिख लिया बेटे। भैया ये भी पॉजिटिव जैसा ये, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रोड है तो जैसा ये वैसा ही है। जितनी डिस्टेंस पे सेंटर से, जितने मिड पॉइंट से जितनी डिस्टेंस पर ये डी क्यू लिया, मिड पॉइंट से उतनी ही डिस्टेंस पर ये डी क्यू लिया, तो ये एक्स तो ये भी एक्स। अब ये कितना है? आर। तो बेटे इधर वाली डिस्टेंस कितनी होगी? आर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इधर वाली भी कितनी हो जाएगी? आर प्लस एक्स स्क्वायर। किससे निकाल दिया? पाइथागोरस से। यार दोनों इक्वल होंगी नहीं होंगी? क्लियर हुआ? अब समझो इसका डी भी इधर जाएगा। यस नो? ये थीटा तो इसको भी थीटा कंसीडर करो, ये भी थीटा। इस थीटा डी को फिर दो कंपोनेंट में रिजोल्व करो, इस वाले डी को। इसे तो आपने कर दिया तो इसका काम खत्म। फिर इस वाले डी को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करा, जिस साइड से एंगल बना वो कॉस में, तो इधर वाला डीई कॉस थीटा, और इसका इधर वाला कंपोनेंट डीई साइन थीटा। समझ में आया आपको? इसका काम भी खत्म हुआ। अब हो क्या रहा है, ये डी साइड देखिए, जो इसके क्या है बेटे? मिरर एलिमेंट्स है। मिरर मतलब आमने सामने वाले। इस पॉइंट से जितनी डिस्टेंस पर इधर उतनी डिस्टेंस पर इधर।
तो जो मिरर एलिमेंट के चार्ज है उनके रीजन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कौन से बचेंगे? डी कॉस थीटा वाले। ऐसे ही एक चार्ज आप यहां लोगे, मान लो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यहां से यहां तक, तो यहां से फिर 1 सेंटीमीटर पे इधर लो, उसके भी डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे। बेटे जितना चार्ज ये उतना चार्ज ये, मिड पॉइंट से जितनी डिस्टेंस इस वाले कंपोनेंट की, इस वाले एलिमेंट की, उतनी डिस्टेंस इस वाले एलिमेंट की। तो पॉइंट पी से दोनों की डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी, दोनों के चार्ज इक्वल है तो दोनों के डी इक्वल होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होंगे। तो जब उन्हें आप फिर क्या करेंगे, कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे तो साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और बेटे कॉस वाले सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन वाले ऐड हो जाएंगे। इस डी को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करा तो बेटे डी कॉस और डी साइन बना, साइन इधर आया कॉस ऊपर आया। इस डी को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करा, डी साइन इधर आया और डी कॉस ऊपर आया। तो कॉस वाले सेम डायरेक्शन में, साइन वाले अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सेम डायरेक्शन वाले ऐड हो जाएंगे। ऐड होने का मतलब क्या है? इंटीग्रेट हो जाएंगे। ऐड होने का मतलब क्या है बच्चों? इंटीग्रेशन कर देंगे। आया समझ में आप लोगों को? क्लियर है? मन में कोई डाउट? चलिए इसको इरेज कर दीजिए, इधर आ जाइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट चार्ज कितना? dq। यार dE इज इक्वल टू क्या होता है? k q अपॉन चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस, चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? √r² प्लस x²। और याद होगा नीचे अंडर रूट होता स्क्वायर होता है r² प्लस x² का होल स्क्वायर। तो dE इज इक्वल टू k dq अपॉन x² प्लस r²। मन में कोई डाउट? इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर दीजिए इसे। इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर दिया। अब करना क्या है? इफ नाउ लीनियर चार्ज डेंसिटी, बेटे लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज कर सकते हो क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग टू लेंथ है, मतलब लीनियर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चार्ज। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल या dq अपॉन dl। क्यों? क्योंकि बेटे कैसा है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यार इसका यूज नहीं करना, किसका करना है? केवल इसका करना है। समझ में आया? तो क्या लेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl और dq इज इक्वल टू लैम्डा dl। यार l की जगह क्या ले लें आप? इसे x। l की जगह बेटे सॉरी इसे x लेंगे आप, इंटीग्रेशन में आसानी रहेगी और कुछ नहीं है यार, इंटीग्रेशन का खेल है सब। वैल्यू ऑफ dq पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू ऑफ dq पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो dE इज इक्वल टू k लैम्डा dx अपॉन x² प्लस r²। मन में कोई डाउट? इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर दीजिए इसे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन से आया? पॉइंट चार्ज के रीजन से। इसे आप पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं, कई बार बता दिया आपको मैंने, क्योंकि एलिमेंट्री चार्ज है। एलिमेंट्री का मतलब चूहे जैसा हल्का छोटा सा, बिल्कुल बहुत ही छोटा। तो जब बहुत छोटा है तो पॉइंट चार्ज। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए बच्चों, हो गया? तो इसे तो इरेज करते हैं, इसके यूज नहीं। हाँ, इसमें लिमिट का यूज पड़ेगा भी आपको। तो देखो बेटे, हमें इस पूरी रोड को कवर करना है। अभी जब हम कंप्लीट, अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया है वो किससे किया है? वो किया है पॉइंट चार्ज से, एलिमेंट चार्ज से। अब जब कंप्लीट रोड के लिए लेंगे तो इस कंप्लीट रोड के चार्ज को हमें क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट रोड के चार्ज को हमें कवर करना पड़ेगा। कहां से ले रहे हैं? मिड पॉइंट से। इधर L/2, इधर L/2, एक -L/2 और एक साइड का +L/2। नॉर्मल सी बात है। तो लिमिट जो लेंगे वो क्या लेंगे? मिड पॉइंट से इधर वाला कवर करेंगे तो -L/2, इधर वाला कवर करेंगे तो +L/2। तो लिमिट की प्रॉपर लिमिट कौन सी रेंज की हो जाएगी? -L/2 से +L/2, क्योंकि मिड पॉइंट है। कंप्लीट डिस्टेंस कितनी थी इसकी? लेंथ L, L/2 इधर का और L/2 इधर का। अगर इसको ओरिजिन मान ले तो इस साइड का -L/2 और इस साइड का +L/2।
क्लियर हुआ? चलिए, इंटीग्रेशन लगने वाला है बहुत तगड़ा वाला बेटे, इसमें समझाएंगे, परेशान ना हो आप। देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू कंप्लीट रोड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका? एलिमेंट्री के रीजन से डी। अब लिमिट बेटे -L/2 से +L/2, अभी आपको बताया था। डी की वैल्यू रखिए, जब आपने डी की वैल्यू रखी -L/2 से +L/2, कितना K लैम्डा dx अपॉन r² प्लस x², यार x² प्लस r² लिख लो या r² प्लस x² लिख लो, आपके ऊपर डिपेंड है। समझिए बच्चों, K लैम्डा बाहर, -L/2 से +L/2, या आया dx अपॉन r² प्लस x²। अब थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, तो अब हम इसका आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट बताते हैं। चलिए, इधर को रेज करते हैं। वेरी गुड। देखिए बच्चों, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 डाल दो, मैं इसका इंटीग्रेशन बाहर करके दिखा रहा हूं आपको, मतलब इस क्वेश्चन क्योंकि कुछ कंसेप्ट बताने पड़ेंगे मुझे आपको। देखिए, फॉर इंटीग्रेशन, पहला पॉइंट, अगर आपके पास फॉर्मेट हो 1 + x², सॉरी 1 - x², तो आप कंसीडर करेंगे x = sin थीटा या x = cos थीटा। क्लियर? अगर आपके पास हो r² - x², तो आप कंसीडर करेंगे x = r sin थीटा या x = r cos थीटा। बेटा याद रख लेंगे, कहीं नोट कर लेंगे ना, काम आने वाले हैं। अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन आएंगे इंटीग्रेशन पे वो इन्हीं से होने वाले हैं। आ जाइए, सेकंड केस में क्या है कि मान लीजिए आपके पास क्या है, 1 + x² का फॉर्मेट है। तो अगर ऐसा है तो या तो आप x = कंसीडर करेंगे tan थीटा या आप x = कंसीडर करेंगे cot थीटा। tan थीटा या cot थीटा। अगर मान लीजिए यही फॉर्मेट इस ऐसे है कि आपको दे रखा है r² प्लस x², तो आप क्या करेंगे, x = r tan थीटा और x = r cot थीटा। क्लियर? मान लीजिए आपके पास फॉर्मेट है नंबर 3, x² -1, हो सकता है यार, किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। अब ऐसे तो रट्टा लगा लोगे सर, इसका ये याद कर लेंगे, x = cosec थीटा या x = sec थीटा। अगर ये इस फॉर्मेट में आया तो आप क्या लिखेंगे, x = r cosec थीटा या x = r sec थीटा। मुझे इसका इंटीग्रेशन करके दिखाना है आपको, तो मैं साइड में करके दिखा दूं, बाद में इसमें वैल्यू रख देंगे। चलिए, क्या है, इंटीग्रेशन है, लिमिट टू लिमिट बाद में ले लेंगे, dx अपॉन r² प्लस x²। यार कौन सा फॉर्मेट है, r² प्लस x², ये वाला फॉर्मेट है। तो या तो x = r tan थीटा कंसीडर कर दे या x = r cot थीटा। तो मोस्टली ऊपर वाला ले लेते हैं, tan थीटा ले लीजिएगा, यहां sec लिख दो, मोस्टली ऊपर वाले का यूज करते हैं, वो तो दोनों से जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मोस्टली ऊपर वाले को ले लो आप। लेट x = r tan थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, जब dx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का dx, r कांस्टेंट, tan थीटा का याद होगा sec² थीटा d थीटा। बेटे डिफरेंशिएशन तो पता होंगे आपको, होते हैं नहीं होते? अब समझिए, तो इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन dx की जगह मैं लिख सकता हूं r
sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए भाई x को r tan थीटा मान लिया, उसके बाद हर क्वेश्चन में ऐसे करना है, ऐसा आता है तो r को x को r tan थीटा मान लिया, फिर इंटीग्रेशन नहीं करा, यहां पर क्या करा, डिफरेंशिएशन करा, डिफरेंशिएशन कर दिया। तो x का कितना हो गया dx, r का कांस्टेंट ऐसे रहा tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब नीचे आ जाइए, r को बेटा ऐसे रखा रहने दो, एक्स स्क्वायर का अभी आप करेंगे, एक मिनट रुक जाइए बेटे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। जो पहले क्वेश्चन था ये था आपके पास, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, ये कंप्लीट एल थी, इस पॉइंट पी पे निकाल रहे थे, तो याद होगा इस पे लिया था हमने, एक एलिमेंट लिया था डी क्यू, अभी पीछे कराया है, लेंथ इसकी dx मान ली थी, ये मिड पॉइंट था, L/2 इधर हो गया था और L/2 बच्चा इधर हो गया था, तो ये पॉइंट P था। क्लियर? तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे थी DE। अब इस पे बेटे अगर ये एंगल थीटा था तो इसे दो कंपोनेंट में रिजोल्व करा था, DE cos थीटा और DE sin थीटा। यार एलिमेंट्री मिरर एलिमेंट से ये डी साइन वाले कैंसिल हो गए थे, इधर भी आ गया था इसकी रीजन से, अगर इस साइड में इसी डिस्टेंस पे लूं तो ये कैंसिल हो गए थे। तो ऊपर को जो ऐड हो रहे हैं बेटे वो DE cos थीटा हो रहे हैं, तो ये जो इंटीग्रेशन होगा वो DE का नहीं होगा, DE cos का होगा। समझ में आया भाई? वर्टिकल डायरेक्शन में कौन है, DE cos थीटा है, तो इंटीग्रेशन DE का, ये तो वैल्यू तो DE की निकाली है, DE cos थीटा की थोड़ी निकाली है। तो हमें क्या करना है, हमें तो इस एलिमेंट के रीजन से कौन बचा, इस पॉइंट चार्ज के रीजन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ उसका कौन सा कंपोनेंट बचा, D cos थीटा इसका, तो D cos थीटा इसका, D cos थीटा इसका, D cos थीटा इसका, D cos थीटा इसका, सबका इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेशन DE cos थीटा होगा ना कि DE का। ये वाली बात समझ में आई? वेरी गुड। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, अब यहां पर बेटे DE cos आ गया, तो मुझे अभी DE cos की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। समझो, एक राइट ट्रायंगल बनना, चेक कर लो आप, ये बन रहा, ये एंगल थीटा है, ये L/2 है, इसे पॉइंट को O माना था, इसे B माना था, चेक कर लीजिए वहां पर ये P एंगल के सामने का परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने का हाइपोटेनस, बचाओ तीसरा बेस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यार बेस ये कितना है, R है, तो कॉस को लूंगा तो कितना आएगा, बेस R अपॉन ये कितना था, √r² + x², था या नहीं, चेक कर लीजिए, पीछे अभी लिखाया था मैंने आपको, जो डायग्राम बनाया था। तो ये आया बेटे बेस अपॉन हाइपोटेनियस √r² + x²। यार अंडर का मतलब पावर 1/2 होती है, जब यहां करेंगे तो पावर कितनी होगी, 3/2। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा वो किसका होने वाला है, 3/2। ये r आया तो r को बेटे बाहर ले लिया हमने, जल्दी बोलिए, r को तो बाहर ले लेंगे ना, ये वाला r आएगा, r को बाहर ले लिया, r भी कांस्टेंट है। इतनी बात समझ में आई? अब समझिए, दोबारा देख लीजिए बेटे, D इंटीग्रेशन D cos थीटा का होने वाला है, क्यों, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड में कौन है, D cos थीटा कंपोनेंट बचा। DE की वैल्यू हमने निकाल ली, तो हमें किसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक एलिमेंट से D cos थीटा ऊपर को, दूसरे एलिमेंट से, जैसे ये है, इसके एक एलिमेंट से D cos थीटा ऊपर को, फिर इसके अगले एलिमेंट से D cos थीटा ऊपर को, फिर अगले एलिमेंट से D cos थीटा, फिर वर्टिकली अपवर्ड, कंप्लीट को जोड़ेंगे, मतलब इंटीग्रेट कर दिया। ओके, अब ये R कांस्टेंट बाहर ले आए, अब आ जाइए यहां, तो ये पावर 3/2 है बच्चों। क्लियर? R की वैल्यू रखो, R की वैल्यू ऐसी रहा, x कितना है tan थीटा, तो x² r² tan² थीटा की होल पावर 3/2। यस नो, इधर आ जाओ, r sec² थीटा d थीटा अपॉन r² कॉमन लेंगे, यार जब कॉमन लोगे तो पावर 3/2 कॉमन आएगी, क्योंकि पावर 3/2 है, कितनी कॉमन आने वाली है बच्चों, 3/2। कितना बचा, 1 + tan² थीटा 3/2। इसे इरेज कर दे, इसको कहीं पे नोट कर लीजिए आप, क्योंकि इसका यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए इरेज कर दो बेटे, इसको मैं यहां नोट कर लेता हूं बच्चों, ये तो नोट कर लिए होंगे आप लोगों ने यार।
ये आया था इज इक्वल टू आया आपके पास के लैम्डा आर इंटीग्रेशन माइनस लैम्डा अपॉन 2 से प्लस लैम्डा अपॉन 2 और dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 अपॉन 2। इक्वेशन नंबर 3 इरेज कर दो। चलिए बस इंटीग्रेशन का खेल रह गया बच्चों, इसमें और कुछ नहीं रहा। फिजिक्स का खेल तो खत्म हो गया, अब मैथमेटिक्स का खेल है सारा। चलिए अब बच्चों देखो कितनी वैल्यू है इंटीग्रेशन। ये आया आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, बेटे पावर 2 से पावर 2 कैंसिल हो गई, आर की पावर कितनी बची 3, बोलिए। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है पावर 3 अपॉन 2, पावर 2 से पावर 2 कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। क्या आया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये आया बेटे सेक की पावर 3 थीटा और आर स्क्वायर, पावर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एक सेक थीटा बचा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर स्क्वायर सेक थीटा और ये डी थीटा। यार सेक 1 अपॉन आर को बाहर ले लूं, सेक का क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, सेक थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यस नो। कॉस का इंटीग्रेशन आप करेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन याद होगा बच्चों साइन थीटा होता है। अब साइन थीटा की वैल्यू आपको किसके टर्म में लानी है, क्योंकि कंसीडर तो आपने ये करा ना बच्चों। अगर मैं यहां से टेन थीटा की वैल्यू क्या कंसीडर करा था आपने, लेट एक्स इज इक्वल टू आर टेन थीटा। अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू लूं तो एक्स अपॉन आर, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। अगर मैं एक राइट ट्रायंगल बना दूं, ये थीटा था, ये क्या था पी था, ये ओ था और ये ए था, परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया और बेस ये हो गया। परपेंडिकुलर कितना है एक्स, बेस कितना है बच्चों आर, तो हाइपो पाइथागोरस लगाएंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जल्दी बोलिए। तो अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर दूं, टेन थीटा की वैल्यू को साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर दूं, तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका मतलब एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन आ गया बेटे किसका, इसका। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं कि dx इंटीग्रेट अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 अपॉन 2। डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं क्या, x अपॉन आर स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चाहे तो बेटे कंसेप्ट से याद रखो और चाहे बेटे डायरेक्ट आप इसे लर्न कर लीजिएगा। समझ में आई है बात। अब ये वैल्यू आप यहां पुट कर दो बेटे, क्लियर। तो इन्हें मिटा दे सबको, ये देख लीजिए एक्स टेन थीटा एक्स अपॉन आर, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ट्राइंगल बनाया परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाया, परपेंडिकुलर एंगल के सामने का परपेंडिकुलर, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के सामने का हाइपोटेनियस और बचा हुआ तीसरा बेस। हाइपोटेनियस पाइथागोरस से लगाया, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज प्लस हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहां से साइन निकाल लिया, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लगा दिया। तो ये वैल्यू आई, किसका इंटीग्रेशन आया बेटे, इसका आया। तो इस इक्वेशन में ये लिख सकते हैं, जल्दी बोलिए। इक्वेशन नंबर 3 में dx और इसके इंटीग्रेशन को आप ऐसा लिख सकते हो नहीं लिख सकते, यस नो, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दे। अब खत्म हो गया क्वेश्चन, बस बेटे कैलकुलेशन है वो तो आप कर ही लेंगे, चलो फिर करा देता हूं फिर। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है, इज इक्वल टू के लैम्डा आर इंटीग्रेशन माइनस के एल अपॉन 2 और प्लस के एल अपॉन 2 dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 अपॉन 2। इंटीग्रेट करके लाओगे तो के लैम्डा आर ये आएगा, ये लिख रहा बेटे कितना आया एक्स अपॉन आर स्क्वायर
अंडर रूट, इसे अंडर रूट को बेटा ऐसे लिख दूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 1/2 लिमिट -l/2 से +l/2। बेटे इसका इंटीग्रेट, ये इसका इंटीग्रेशन ये आया ना, तो वो लिख दिया। भैया लिमिट थी तो लिमिट लगानी पड़ेगी आपको। अब करना क्या है, जिस क्वांटिटी के विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसकी जगह पहले अपर लिमिट, साइन बीच में माइनस का, और फिर लोअर लिमिट। यार देखो समझो, ये आर तो बेकार है, बाहर ले आओ, क्योंकि इसमें तो कुछ रखा ही नहीं। इंटीग्रेशन किसके विद रेस्पेक्ट कर रहे हैं आप, एक्स के, तो किसकी जगह लिमिट रखी जाएंगी, एक्स की, तो आर वाली टर्म का कोई काम नहीं है। इस आर को आप बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि आर ऐड हो रहा है आर स्क्वायर। ये अगर ये इनटू में होता तो इसे भी बाहर ले आते, समझ रहे हैं। तो लैम्डा आर अपॉन आर स्क्वायर क्या हुआ बच्चों, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 1/2 -l/2 टू +l/2। अब उस क्वांटिटी की जगह आप क्या कर दीजिए बेटे, आर से कैंसिल, एक आर बचा सिंगल। जिस क्वांटिटी के विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हुआ है पहले तो अपर लिमिट +l/2, साइन बीच में माइनस का, फिर लोअर लिमिट रखिए। भैया x के स्थान पे पहले अपर लिमिट, फिर यहां भी अपर लिमिट कितनी हो गई, l²/4 प्लस r² होल पावर 1/2। क्लियर है, साइन बीच में माइनस का, इसे थोड़ा सा ऊपर लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पर l/2 माइनस का, x की जगह नीचे वाली लिमिट रखोगे। भाई पहले तो जिस क्वांटिटी के विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हुआ है पहले अपर लिमिट रखी, x की जगह l/2, फिर यहां x की जगह l/2 तो l²/4। अब जिस साइन बीच में माइनस का, अब लोअर लिमिट, तो माइनस बेटे x की जगह फिर -l/2 रखोगे, तो जब स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस कैसे हो जाते हैं, प्लस, और प्लस का r²। बच्चा ध्यान से देख, k λ/r, λ/2 बच्चों 4, क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। तो जब 4 एलसीएम लोगे तो l² प्लस 4r² पावर 1/2, पावर 1/2। भैया 4 एलसीएम ले लिया, माइनस माइनस प्लस l/2, यहां पर भी बेटे पावर इसकी भी 1/2 है, 1/2 तो लेंगे बेटे पावर। अब यहां पर भी बेटे 4 एलसीएम लिया तो l² प्लस 4r² और पावर 1/2। 1/2 का मतलब √4 ऊपर जाएगा, 4 की पावर 1/2 ऊपर जाएगी, नहीं जाने की, जल्दी बोलो। ये आया इज इक्वल टू k λ/4 या l/2 इंटू 4 की पावर 1/2 अपॉन, ये आया l² प्लस 4r² की पावर 1/2 प्लस l/2 इंटू 4 की पावर 1/2 अपॉन l² प्लस 4r² की पावर 1/2। देखो बेटे 4 को ऊपर लेके पावर 1/2 ऊपर जाएगी, मतलब अंडर रूट, पावर 1/2 का मतलब, पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट, पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट। ये क्या बचा, l² प्लस 4r² की पावर 1/2, ये भी l² प्लस 4r² की पावर 1/2। यार अंडर रूट 4 का मतलब 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या हुआ, इज इक्वल टू k λ/4। बच्चों देखो कितना आया, 2l अपॉन, ऐड हो जाएंगे, l² प्लस 4r² की पावर 1/2, 2 2 जा, इसका मतलब 4 नहीं है बच्चों, ये r है, ये r है, 4 नहीं है, ये r है। ये आया 2k λ अपॉन r इंटू √l² प्लस 4r²। ये आ गया बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज रोड। समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है। क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है लैम्डा की वैल्यू दे दें आपको, हो सकता है एल की वैल्यू दे, आर की वैल्यू दे, तो इस कंसेप्ट से आपको करना है। इंटीग्रेशन का रोल है तो इंटीग्रेशन को पक्का करेंगे। कंपटीशन के नीट और आईआईटी के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। चलिए नोट कीजिए, एक क्वेश्चन लगाते हैं। तो एक तो हमने आपको बता दिया
ऑन द एक्सियल पॉइंट, एक बता दिया ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। अब एक जनरल केस करा देते हैं, और उस जनरल केस में जितने भी आपके पास है, जितने भी आपके पास ये कंडीशन आई है, चाहे इक्वेटोरियल पॉइंट की आई हो, चाहे किसकी आई हो बच्चों, चाहे तो इक्वेटोरियल पॉइंट की हो, चाहे एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो यूनिफॉर्म चार्ज रोड से, उसमें दोनों कवर हो जाएंगे। अब सर पहले वही क्यों ना करा दिया? बेटे ऐसा नहीं होता है, कंसेप्ट तो सारे बताने हैं ना आपको यार। क्वेश्चन आपसे पूछ के थोड़ा आएगा मैं ये वाला आ रहा हूं, कोई भी आ सकता है, कैसे भी घुमा सकता है। बच्चों का खेल थोड़ी होते। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए पहले से फटाफट। हो गया बच्चों? चलिए, तो इसमें खेल सारा किसका था बच्चों? इंटीग्रेशन का। तो यार इंटीग्रेशन आपको अच्छा करना पड़ेगा। अरे यार इसमें रह गया, एल आएगा, एल और आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हो सकता है लैम्डा की वैल्यू आपको दे दे, ना दे तो लैम्डा की वैल्यू क्यू अपन एल में रख लीजिए आप, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब हम करते हैं एक जनरल केस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने केस हो गए? रोड के दो, लास्ट केस है, इससे ज्यादा केस पॉसिबल नहीं है, तो बस यही आ सकते हैं। देखिए केस नंबर थर्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज रोड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज रोड एट जनरल पॉइंट। किस पे निकालने हैं? यूनिफॉर्म चार्ज रोड से निकालने हैं। कौन से पॉइंट पे निकालने हैं? आप जनरल पॉइंट पे निकालने हैं। क्लियर? समझिए, मान लीजिए आपके पास एक यूनिफॉर्म रोड है, इसे वर्टिकली ले लीजिए या हॉरिजॉन्टल ले लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मान लीजिए आपके पास एक यूनिफॉर्म चार्ज रोड है, ये रही, कैसा चार्ज है इस पे? पॉजिटिव चार्ज है। जनरल केस में पॉइंट ना तो अलोंग्स टू एक्सेल होगा और ना ही इक्वेटोरियल होगा, कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए एक पॉइंट ये रहा, यहां रहा, थोड़ा सा दूर रख लो कंसेप्ट को समझ, डायग्राम को क्लियर करने के लिए। अब इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मान लीजिए इस पॉइंट की यहां से कहीं पर भी आ रहा हो, उससे डिस्टेंस मान लो कितनी है? ए मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं, ए मान लो, एक्स मान लो, डी मान लो, आपके ऊपर डिपेंड है। अब अगर इस पूरी रोड को कवर करना है तो इसके इस एंड को भी इससे मिलाना पड़ेगा और इसके इस एंड को भी इससे मिलाना पड़ेगा। मान लीजिए ऊपर वाले एंड का एंगल θ1 और नीचे वाले एंड का एंगल θ2, या इसे θ1 मान लो, इसे θ2 मान लो, आपके ऊपर डिपेंड है। बेटे नीचे वाला जो एंगल होता है वो निगेटिव और ऊपर वाला जो एंगल होता है वो पॉजिटिव। ये एक्स एक्सिस हो गया, इससे नीचे के पॉजिटिव निगेटिव, ऊपर के पॉजिटिव। इतना समझ में आया आपको? अब मुझे क्या करना है? मुझे ये एक्सटेंडेड चार्ज है, फैला हुआ चार्ज है, बिखरा हुआ चार्ज है, इसके रीजन से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अभी जो पहला केस था, जो पहला वाला आपको कराया था अलोंग्स टू एक्स एक्सिस, अलोंग्स टू एक्सियल पॉइंट, तो वहां पर आपको डी जो इलेक्ट्रिक फील्ड था एलिमेंट्री चार्ज के रीजन से, उसे दो कंपोनेंट में रिजोल्व नहीं करना पड़ा। दूसरे वाले केस में आपने क्या करा? दो कंपोनेंट में रिजोल्व करा, जब आपने इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाला डीई साइन थीटा को, एक डीई कॉस जो वर्टिकल था और एक डीई साइन में क्या कर दिया था? रिजोल्व कर दिया था। तो डी साइन वाले जो कंपोनेंट थे वो अपने मिरर एलिमेंट से कैंसिल हो गए थे, क्या बचा था? केवल डी कॉस बचा था। तो कंप्लीट के रीजन से जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था तो डी कॉस का इंटीग्रेशन कर दिया था। यहां पे क्या होने वाला है? यहां पर कैंसिल नहीं होने वाले यार, यहां पर डी कॉस का अलग करना पड़ेगा और डी साइन का अलग करना पड़ेगा। देखिए, तो मान लीजिए एक एलिमेंट्री चार्ज मैंने ये ले लिया, बच्चों ध्यान से समझना, और यहां से इसकी डिस्टेंस मान लो कितनी है? एल है। यार दिखाया पड़ा गया है पर बहुत छोटा सा है, और इसकी लेंथ जो मान लो वो कितनी है? डीएल है।
चार्ज इसका कितना मान लो डी क्यू है। कैसा चार्ज है ये? एलिमेंट चार्ज है, तो इसको हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। जब पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं तो पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले को भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आई ये बात? अब देखो बच्चों, तो ये है, मान लीजिए यहां से यहां तक का ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका ऐसे हो गया। भाई बहुत छोटा सा है यार, दिखाने के लिए समझाने के लिए बड़ा कर दिया, इतना नन्हा सा है, चूहे जैसा बिल्कुल। और मान लो ये वाला एंगल कितना है 5। अब इसके इस वाले एंगल को भी मान लो कितना है ये d5। इतनी बात आपको समझ में आई? ये a हो गया, और ये मान लो बच्चों कितना है, इसको मान लीजिए ये कितना है r मानने से। चलो यहां तक कोई मन में डाउट? तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट डी क्यू एट पॉइंट क्या था के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस आर स्क्वायर। बेटे यहां तक डिस्टेंस आर स्क्वायर है या नहीं है? देखो यहां से यहां तक की समझ में आया? आ गया जाइए। लीनियर चार्ज डेंसिटी, बेटे लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल और डी क्यू अपॉन डी एल। किसका यूज करने वाले हैं? इसका, इसे छोड़ दीजिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, इट मीन्स के डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। रख दे, जल्दी बोलो। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 डीई के क्यू की वैल्यू लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब एक प्रॉब्लम क्या है, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इस डी को, जैसे डीई है ये, इसे बेटे ये आया, इसको ऐसे ले ले, इसे थीटा को इधर दिखा दो -1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पी पॉइंट को मैं इधर दिखा दूं। इस डीई को दो कंपोनेंट, देखिए ये वाला एंगल फाई, तो ये वाला एंगल भी फाई। इस डी को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकता हूं। अगर कोई क्वांटिटी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मिड में आ जाती है तो उस क्वांटिटी को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। तो इस डी को कर सकता हूं, जिस साइड से एंगल बना वो कॉस में, और जिससे नहीं बना वो साइन में। समझ में आया? तो इस डी का काम तो खत्म हो गया। अभी पहला जो क्वेश्चन आया था, पहला जो कंसेप्ट कराया था, उसमें साइन वाले कैंसिल हो गए थे। इसमें यार साइन वाले कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि ये मिरर एलिमेंट नहीं बैठ रहे। मिरर एलिमेंट कब बैठते? जब बिल्कुल ये बीचों बीच पॉइंट होता। ये जो ए है, ए जो डिस्टेंस जा रही है, ये वाली जो लाइन है बिल्कुल मिड में होती, तो मिरर एलिमेंट बैठते। अब ये मिरर एलिमेंट नहीं होंगे। क्लियर हो गया? बेटा यहां लोगे तो डिस्टेंस देखो, अगर आपने एक चार्ज यहां ले लिया तो इनकी डिस्टेंस और इनकी डिस्टेंस सेम थोड़ी होगी, इस पॉइंट से अलग अलग होगी ना। ऊपर ज्यादा चार्ज है, नीचे कम चार्ज है। वहां पर बिल्कुल मिड में था तो उन्हें मिरर एलिमेंट बैठ गए थे, और मिरर एलिमेंट के साइन वाले जो कंपोनेंट थे वो कैंसिल हो रहे थे, और यहां ऐसा नहीं होने वाला है। समझ में आया कंसेप्ट? अब यार क्या करना है, देखिए यहां पर क्या है, जैसे आपने ये एलिमेंट लिया तो फाई चेंज हो रहा है, ये डी फाई। ऊपर लूंगा तो बेटे फाई और चेंज होगा, ऊपर लूंगा फाई चेंज होगा, नीचे लूंगा फाई चेंज होगा। इसका मतलब आपको जो सब कुछ करना है, इंटीग्रेट जो करना है, वो फाई के टर्म में करना है। तो इस पूरे को आपको कौन से टर्म में लाना है? फाई के टर्म में लाना है। तो पहले आप इसे नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट कीजिए। नोट कर लिया बच्चों? तो इसे बेटे थोड़ा इधर लिख लेते हैं। तो ये डी कितना है आपके पास? ये डीई आया आपके पास के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको इरेज कर दें। चलिए
देखिए हमें इंटीग्रेशन जो करना है वो किसकी टर्म में करना है, फाई की टर्म में करना है। तो कोशिश क्या करेंगे कि सबको चेंज करके फाई के टर्म में ही ले आए। किसके टर्म में ले आए, फाई के। बुक्स में कुछ ऐसे भी लिखा होता है बेटे, इसे कह देते हैं आप ई परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रोड, इसे कह देते हैं वो ई पैरेलल टू लेंथ ऑफ रोड। बुक्स में लिख देते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी मान सकते हैं। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। अब करना कुछ नहीं यार, हमें क्या करना है, इस पूरे को देखिए के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है। अब आर को भी हमें हटाना पड़ेगा, किसकी टर्म में लाना पड़ेगा, फाई की टर्म में लाना पड़ेगा। अब फाई की टर्म में लाने के लिए आप क्या करें, एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल को मान लो, इसे ओ मान लो और इसे मान लो बेटे ए। ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल मिले हुए हैं, ये तो एलिमेंट ही है, एलिमेंट है तो बिल्कुल पॉइंट आपस में मिले हुए हैं। ये ओ है, वो पी है और इसे मान लो ए। क्या कंसीडर कर दिया इसे, ए। तो एक राइट ट्रायंगल है, बहुत काम आने वाला है आपके, ये वाला, ये ए, ये ओ, ये ए और ये पी। ये डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस आर और ये एंगल फाई। किसी भी राइट ट्रायंगल में एंगल का अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 का अपोजिट हाइपोटेनियस और बचा हुआ थर्ड बेस। अगर मैं यहां से क्या था ये, डीई इज इक्वल टू के लैम्डा, के लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों यही तो था, इसे क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए। इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी, अगर मैं यहां से कॉस थीटा निकाल दूं, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका मतलब ए अपॉन आर। अगर यार मैं आर की वैल्यू निकाल लूंगा, अगर मैं आर की वैल्यू निकाल लूंगा तो ए अपॉन कॉस फाई। आर की वैल्यू बेटे यहां पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट। जब पुट करी तो डी इज इक्वल टू के लैम्डा डीएल, ये आया बच्चों, आर की वैल्यू रखी तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। कोस को ऊपर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर फाई। तो डी इज इक्वल टू के लैम्डा डीएल ए स्क्वायर और कितना आया ये, कॉस स्क्वायर। यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, क्लियर है। मेरे हिसाब से यहां तक आपको देख लीजिए एक बार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही आपको। क्लियर है बेटे, सही है। अब करना क्या है, ये बेटे देखिए, के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, ए कांस्टेंट या डीएल। अब डीएल का इंटीग्रेशन के लिए तो प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं फाई के विद रेस्पेक्ट, तो डीएल को भी फाई की टर्म में लाना पड़ेगा। अगेन यूज, देखिए ध्यान से, राइट ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी। यार अगर मैं यहां टेन थीटा निकालूं, टेन फाई निकालूं, तो टेन फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एल बेस ए, तो एल इज इक्वल टू ए टेन फाई, एल इज इक्वल टू ए टेन फाई। इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड, एल का डीएल
ए कांस्टेंट इसका sec स्क्वायर फाई और डी फाई। क्लियर है? वैल्यू ऑफ डीएल पुट इन इक्वेशन 2, वैल्यू ऑफ डीएल पुट इन इक्वेशन 2। तो डीई इज इक्वल टू के लैम्डा, डीएल की वैल्यू रखो ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, कितना है बच्चों, और ये है कॉस स्क्वायर फाई अपॉन ए स्क्वायर। यार कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल हो गए। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी आशीष? राइट। तो डीई इज इक्वल टू के ए से स्क्वायर कैंसिल, लैम्डा अपॉन ए डी फाई। अब देखो के कांस्टेंट होता है, लैम्डा कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और बच्चा ए भी कांस्टेंट है, बचा क्या डी फाई वेरिएबल। तो हम क्या करना चाह रहे थे कि डीई की वैल्यू को कंप्लीट डी फाई के टर्म में लाना चाह रहे थे, और वो आ गई, खत्म, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब नोट कीजिए फटाफट। यार के भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, इधर वाला इरेज कर दूं। चलिए अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो दो साइड में है। कितनी साइड में है बच्चों? दो। एक अलोंग्स टू एक्स पॉजिटिव एक्सिस, एक अलोंग्स टू बाई एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, इसे बेटे क्या एक्स डायरेक्शन वाला कौन सा था? ये रहा परपेंडिकुलर, या आप इसे ई पी एक्स कह दो या ई परपेंडिकुलर कह दो, बात एक ही है। परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ रोड। क्या इंटीग्रेशन करेंगे, किसका करेंगे? डी कॉस का, डी ई कॉस फाई। बेटे लिमिट, यार देखो इस वाले एंड से उस वाले एंड को कवर करना है, तो नीचे कितना एंगल, धीरे धीरे एंगल, तो बेटे डिफरेंस किसके भी रेस्पेक्ट कर रहे हो आप? इंटीग्रेशन किसके भी रेस्पेक्ट है? एंगल के। तो लिमिट जो लेंगे प्रॉपर किसके लिए लेंगे? रेंज में एंगल के। नीचे का बेटे, इससे नीचे का माइनस थीटा, ऊपर का प्लस थीटा, मतलब नीचे का थीटा 1, ऊपर का थीटा 2, नीचे का एंगल माइनस थीटा 1 और ऊपर का एंगल प्लस थीटा 2। तो कितना हुआ? माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2। वैल्यू पुट करो, कितनी आई? माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2। वैल्यू पुट करो डी की, के लैम्डा ए डी फाई और कॉस फाई। बच्चों ध्यान से देखो, के लैम्डा अपॉन ए बाहर, इंटीग्रेशन माइनस थीटा 1 टू थीटा 2 और कॉस फाई डी फाई। यार याद होगा कॉस फाई का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? साइन फाई होता है, माइनस थीटा 1 से थीटा 2 प्लस के। अब जिस क्वांटिटी के विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन किया है उसको रिप्लेस करके पहले अपर लिमिट, साइन बीच में माइनस का, और फिर लोअर लिमिट। तो के लैम्डा अपॉन ए किसको रिप्लेस करेंगे बेटे? फाई की जगह रिप्लेस करेंगे, थीटा 2 साइन माइनस का और थीटा 1 माइनस का। आपको याद होगा कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस। तो के लैम्डा अपॉन ए, इसे पहले लिख दूं साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। कौन सी डायरेक्शन में आ गया? एक्स डायरेक्शन में। डी कॉस थीटा कौन सी में है? अलोंग टू एक्स डायरेक्शन। अब ऐसे ही बेटे बाई में निकाल दो। बाई का कितना है? डी साइन। कॉस की जगह क्या रख देंगे हम? साइन। कॉस की जगह क्या रखेंगे बच्चों? साइन। यही निकाल के दिखा दूं आपको, इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन बाई डायरेक्शन। तो ये पी एक्स बाई हो गया, और ये नोट कर लिया था ना बेटे, ये क्या हो गया? पैरेलल हो गया। डी कॉस की जगह डी साइन, कॉस की जगह सब चीजें वही आएंगी, कॉस की जगह क्या आने वाला है?
साइन, कॉस की जगह क्या आने वाला है, साइन। बेटे डी की वैल्यू तो दोनों के लिए वही है, आपका कौन सी डायरेक्शन में, बाई में, तो पहले इंटीग्रेशन किसका करा, डी कॉस का, अब किसका करेंगे, डी साइन का। साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस फाई, तो ये कितना आ गया, कॉस, और ये कितना हो गया, कॉस। यार कॉस पर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कॉस माइनस को खा जाता है, तो कितना हुआ, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। मन में कोई डाउट, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, कौन सी डायरेक्शन में हो गया बच्चा, ये बाई में, उसी में करके दिखा दिया मैंने आपको। ये कैसा है बेटा, पैरेलल। तो अलोंग्स टू एक्स एक्सिस भी आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और अलोंग्स टू बाई एक्सिस भी आ गया। कंसेप्ट समझ में आया। तो रोड के रीजन से तीनों केस करा दिए मैंने आपको। पहला केस कौन सा था, पहला केस एक्सियल एक्सिस ऑन द एक्सियल लाइन, दूसरा इक्वेटोरियल, और ये जनरल केस, ये जनरल केस। फटाफट नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट करो बच्चों। हो गया बच्चों, चलिए इरेज कर दे इसको। ये ओफ एक मिनट बच्चों, ये बेटे कॉस साइन का माइनस होता है, माइनस कोस होता है, तो ये माइनस बाहर आएगा, ये माइनस बाहर आएगा। क्लियर बेटे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, तो माइनस को बाहर ले लिया पहले ही, और सेम प्रोसेस। आ जाइए इधर। तो आपको यार इसका करना, लर्न कर लीजिएगा इसको, दोनों को अलोंग्स टू एक्स एक्सिस भी, अलोंग्स टू बाई एक्सिस भी। क्लियर है। तो मैं आपको एक बार यहां लिख के दिखा देता हूं। ये आया पैरेलल वाला, कितना, के लैम्डा अपॉन ए, माइनस को अंदर भेज दो, तो कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा 2, और ई परपेंडिकुलर आया के लैम्डा अपॉन ए, ये आया साइन थीटा 1 और माइनस के साइन थीटा 2। दोनों को आप लर्न कर लीजिए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए अब इसके थोड़े से यूज देख लेते हैं, दो आम। पहला क्या है, एक्सटेंडेड है कहां तक बेटे, इन्फिनिटी तक। एक नोट पॉइंट बना लीजिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा करो, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब मान लीजिए आपके पास एक रोड है, नीचे को भी इन्फिनिटी तक फैली हुई है ये, और बच्चों ऊपर को भी इन्फिनिटी तक फैली हुई है। मान लीजिए चार्ज कितना है इस पे, पॉजिटिव। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव, मतलब इसकी लेंथ इन्फिनिटी है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, प्लस क्यू। और मुझे इसके इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अब एंगल कौन सा लेते थे बेटे, ये एंगल लेते थे ना, ये आप यार देखो, ये वाला एंगल थीटा 1 था और ये वाला एंगल थीटा 2 था। अगर आप निकालते थे ई परपेंडिकुलर, किसके, परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रोड, याद होगा के लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा 1 माइनस के, सॉरी प्लस के साइन थीटा 2, यही तो था। और ई पैरेलल टू लेंथ ऑफ रोड, इसका मतलब था एक्स डायरेक्शन, और इसका मतलब था बाई डायरेक्शन। इसका मतलब क्या था, एक्स डायरेक्शन, और इसका मतलब क्या था, बाई डायरेक्शन।
इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, के लैम्डा अपॉन ए और कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा 2। अब समझो बेटे, देखिए जैसे जैसे इस पॉइंट को ऊपर लेके जाएंगे ये एंगल बढ़ता जाएगा, ये एंगल भी बढ़ता जाएगा, ये एंगल भी बढ़ता जाएगा, ये एंगल भी बढ़ता जाएगा। और हम क्या मान लेते हैं कि जब ये एंगल कहां से लेते हैं, इस वाली लाइन से जो इसे मीट कर रही है, ये वाली। तो धीरे 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 एंगल बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, धीरे 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 ये वाला एंगल भी इंक्रीज होता जा रहा है। देखो बेटे धीरे धीरे ये भी इंक्रीज होता जा रहा है और धीरे धीरे ये भी इंक्रीज होता जा रहा है। लेंथ कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। तो क्या मान लिया जाता है कि ये धीरे 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 क्या हो जाता है, इस टाइप से इन्फिनिटी मतलब पैरेलल टू लेंथ हो जाता है, पैरेलल टू लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ रोड। तो जब पैरेलल टू लेंथ ऑफ रोड ये हो गया तो एंगल अब कितना हो गया, इस लाइन से इसका 90। ऐसे बेटे जब ये धीरे धीरे बढ़ेगा 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 तो इसका एंगल कितना हो गया, इस लाइन से 90। यार एंगल तो आप ये ले रहे हो ना, ये वाला, ये बढ़ेगा बढ़ेगा पैरेलल टू लेंथ ऑफ रोड, नीचे को पैरेलल टू लेंथ ऑफ रोड। इसका मतलब अगर लेंथ कितनी है, इन्फिनिटी है, तो थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू 90 हो गई। जब 90 रखेंगे तो ई परपेंडिकुलर लैम्डा अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 91 और 1 प्लस 2, इसका मतलब 2 ई लैम्डा अपॉन ए, ई परपेंडिकुलर। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है? इधर आ जाओ। अब इसके लिए लेंगे के लैम्डा अपॉन ए, बेटे कितना, कॉस 90 माइनस कॉस 90। यार ये भी जीरो और ये भी जीरो, इसका मतलब कंप्लीट जीरो। समझ में आया आपको, नहीं आया? तो अगर इन्फिनिटी लेंथ का कोई वायर है या इन्फिनिटी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए अलोंग टू एक्स एक्सिस जो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो होगा 2, सॉरी ई नहीं बेटे, ई नहीं के, सॉरी ये के, 2k लैम्डा अपॉन ए। और बेटे जो अलोंग टू बाई एक्सिस होगा वो कितना होने वाला है, वो 0। जल्दी नोट कीजिए फटाफट, इसे फटाफट नोट कीजिए। हो गया बच्चों, क्लियर है? यार एंगल धीरे धीरे बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, बिल्कुल एंड इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसे पैरेलल टू द लेंथ, मतलब पैरेलल टू द लेंथ हो गया तो ये एंगल वाली लाइन ऐसे हो जाएगी। तो इससे कितना एंगल हो गया, 90। ऐसे नीचे बढ़ेगा बढ़ेगा 90 आ जाएगी। सेकंड पार्ट देखिए, अब एक बस खत्म होने वाला बेटे लेक्चर, कोई नहीं। टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड at the end of लॉन्ग वायर कह दीजिए या लॉन्ग रोड कह दीजिए। हाँ, ये जो पहला आर्टिकल अभी आपको बताया ना इन्फिनिटी लेंथ वाला, ये भी गॉस थ्योरम और पढ़ेंगे आप। इससे पहले जो मैंने आपको भी कराया है इन्फिनिटी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रीजन से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, इसको आप अभी गॉस थ्योरम में और पढ़ेंगे। तो टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंड ऑफ लॉन्ग रोड कह दीजिए या वायर कह दीजिए या कंडक्टर कह दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस रोड पर, इसकी लेंथ कितनी है, L है। इसका एक एंड ये रहा, इस एंड से ये रहा कोई पॉइंट P पर निकालना है आपको, ये डिस्टेंस कितनी है, A। तो जब लॉन्ग मतलब लॉन्ग वायर कह दिया तो इसका मतलब A लेसर 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 L, A L से बहुत छोटा है। कैसा है, बहुत छोटा। इतना समझ में आया? अब समझिए, इसका मतलब ये बहुत दूर है, बहुत ही दूर है। अब आप जो लेते हैं बेटे वो ऐसे तो लेते थे, ये था आपके पास, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये पॉइंट P था, ये A था, तो ये एंगल लिया ऊपर वाला θ2 और नीचे वाला θ1। मतलब एंगल जो लेते थे पॉइंट P को वायर से मिलाने वाली लाइन से लेते थे। पॉइंट P को वायर से मिलाने वाली लाइन कितनी है, ये रही। तो इस एंड का इस देखिए,
बेटे समझिए, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये θ1 होगा, सॉरी θ2 होगा। धीरे धीरे बढ़ेगा, ये एंगल और बढ़ा, 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 ये एंगल और बढ़ा। देख रहे हैं सीधे कैसा होता जा रहा है, ये लाइन धीरे 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 पैरेलल टू लेंथ ऑफ रोड हो रही है। तो θ2 जब पैरेलल टू लेंथ ऑफ रोड होगी तो θ2 90। बेटे पहले कम था फिर बढ़ा, देखिए पहले कम था फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा। थोड़ी दूर और जाएंगे, इसको और ऐसा कर लीजिए तो बेटे लगभग लगभग पैरेलल सा ना, पर पैरेलल टू हो गया नहीं हुआ ये। और ऊपर जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो धीरे धीरे इसके पैरेलल होता जा रहा है। ये जो इस रोड को इस पॉइंट से मिलाने वाली लाइन है, टिल्टेड से धीरे धीरे सीधी होती जा रही है। मतलब एंगल कितना बनेगा 90, जैसे पहला आया था। अब समझो θ1, यार इस एंड का इसको मिलाने वाला लाइन यही है और इसी से एंगल लेना है, तो इस लाइन का इस लाइन से एंगल 0। भाई ये पॉइंट खिसकते हैं आ जाए, तो ये वाली लाइन ये हो गई, यही पॉइंट हो गया, यही लाइन हो गई, तो एंगल आपस में 0। जल्दी बोलिए। तो E परपेंडिकुलर कितना था, k लैम्डा अपॉन a साइन θ1 0 प्लस साइन 90, ये तो था k लैम्डा साइन 0 0 और साइन 91। अगर E पैरेलल लूंगा तो याद होगा k लैम्डा अपॉन a कॉस θ1 0 बोलिए θ1 0 और बेटे माइनस के कॉस 90 और कॉस 90 खुद 0 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब k लैम्डा अपॉन a। क्लियर हुआ? मन में कोई डाउट? जल्दी बोलिए। क्लियर है? अब समझो ये दोनों आपस में एक दूसरे के कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। देखो पॉइंट P ऐसे था, डायग्राम याद होगा आपको, E परपेंडिकुलर ऐसे था और E पैरेलल ऐसे था, यस नो। तो इनका E नेट भाई बीच में होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों इक्वल है। देखो बेटे E पैरेलल परपेंडिकुलर इक्वल है E पैरेलल के, किसके बराबर है, k लैम्डा अपॉन a इज इक्वल टू E। मान लिया दोनों की वैल्यू इक्वल आई। भाई θ1 धीरे θ2 धीरे धीरे बढ़ता गया पैरेलल टू, इस P पॉइंट को इस वायर से मिलाने वाली लाइन धीरे 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 बढ़ती जा रही है और पैरेलल हो जाएगी कभी ना कभी आके किसके, लेंथ टू रोड के। जब लेंथ टू रोड के पैरेलल हो जाएगी तो एंगल θ2 90। इस लेना किससे एंगल होता है हमेशा, पॉइंट P को मिलाने वाली लाइन से, किससे, रोड से। अब बेटे इस एंड को मिलाने वाली लाइन भी यही है और ये इस एंड को पॉइंट P से मिलाने वाली लाइन और पॉइंट P को रोड से मिलाने वाली लाइन दोनों सेम है और सेम लाइन के बीच का एंगल 0, तो θ1 0 हो गया। इतना आपको समझ में आया? तो ये वैल्यू निकाल ली। अब यार देखो ये E नेट आया, कैसे है, E परपेंडिकुलर है E पैरेलल के। तो नाउ आपको याद होगा E नेट कैसे निकालते हैं, बेटा याद होगा, आप कई बार बता चुके हैं। अगर दो P और Q परपेंडिकुलर है तो इनका रिजल्टेंट R इज इक्वल टू P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस, परपेंडिकुलर का मतलब बीच का एंगल 90, कॉस 90 होगा तो पूरा 0, ये 0, क्या बचा, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस, तो R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो वही यहां पर नेट कितना था R और यहां पर नेट कितना है E नेट, तो ये क्या हो गया, E परपेंडिकुलर का स्क्वायर और E पैरेलल का स्क्वायर। तो E नेट वैल्यू रखो परपेंडिकुलर की, E परपेंडिकुलर की वैल्यू E और इसकी वैल्यू भी बेटे E, कितना हो गया 2E स्क्वायर, E को बाहर ले आओ √2, E की वैल्यू रखो k लैम्डा अपॉन a √2। समझ में आया बच्चों, नहीं आया? क्लियर है? चेक कर लीजिए एक बार कहीं मिस्टेक तो नहीं। गर्मी बहुत है यार, कोई नहीं है तो होगा भाई।
समझ में आया कंसेप्ट, नहीं आया यार? ये पॉइंट पी था, दोनों परपेंडिकुलर हो गए, ये ई परपेंडिकुलर ऐसे था और ई पैरेलल ऐसे था, वो पहले बताते हैं डायग्राम में। तो दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया। अगर दो वेक्टर है पी और क्यू, बीच का एंगल 90 है, तो आपके पास फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos 90 थीटा। थीटा का मतलब एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। इस फॉर्मूले को यहां, तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आया, अंडर रूट में आर स्क्वायर इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इस कंसेप्ट को यहां अप्लाई कर दिया, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है यहां भी थीटा, इसकी वैल्यू 90 है। वैल्यू रखी, सोल्व कराई, आ गया। तो बेटे आज के लेक्चर में इतना ही। तो आज हमने आपको यूनिफॉर्म चार्ज रोड के रीजन से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बताया। तीनों केस बताए, तीनों अच्छे कंसेप्ट से बताए, अच्छे करके बता दिए गए हैं आपको। अब यूनिफॉर्म चार्ज रोड के रीजन से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कोई भी क्वेश्चन आए, इनसे बाहर कंसेप्ट से नहीं होगा, जो तीनों हमने आपको बता दिए हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज सेमी सर्किल, यूनिफॉर्म चार्ज क्वाड्रेटिक सर्किल, यूनिफॉर्म चार्ज एक आर्क। जैसे यहां पर आर्क वाला जनरल केस होगा, जैसे यहां पर आपको 3 केस बताए हैं, ऐसे वहां पर भी बेटे आपको 3 ही केस बताने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्किल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्वाड्रेटिक सर्किल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक आर्क। सारे कंसेप्ट यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ही है। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके।